तो फिर लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं एनिमल न्यूट्रिशन का। लेक्चर 6 में हमने ये भिंडी मेथड पढ़ा था, विंडी मेथड ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, राइट। ये जो है लेक्चर 6 में कि हमने देखे थे ड्राई मैटर इनटेक वगैरह किसके कितने थे, है ना। प्रोडक्शन राशन देख लिया था, जस्टेशन राशन देखा था, फिर उसके बाद ये राशन का ये करा था, लेग्यूम्स में देखा था 1/4 हो जाता है और ये 3/4 हो जाता है अगर लेग्यूम्स हैं, ठीक है। और फिर कॉम्पोजिशन देखी थी एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी में, विंडी प्रिंसिपल देखे थे, उसमें ये चीज़ें बताई थी, है ना। और इसका डिवीज़न बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब नेक्स्ट है डिटर्जेंट मेथड और फॉरेज एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं बेन सोएट मेथड, बेन सोएट मेथड। अब इसने पता है क्या करा, कुछ नहीं करा, ये देखो, पार्टीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय विंडी सिस्टम। अब ये कहता है कि जो विंडी सिस्टम है इसने कि ये CF और NFE वाला ना रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको ओवरकम करने के लिए डिटर्जेंट मेथड लाना पड़ा उस बेचारे को। इतना काम किया उसने, हमारा काम बढ़ाया, है ना, कि CF और NFE जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं है। तो फिर उसने जस्ट क्या किया, फीड सैंपल लिया, उसको बॉईल कर दिया न्यूट्रल pH में डिटर्जेंट के। अभी न्यूट्रल में कर दिया तो न्यूट्रिएंट डिटर्जेंट फाइबर रह गया एक, और एक जो थे वो न्यूट्रिएंट डिटर्जेंट सोल्यूबल हो गए। जो सोल्यूबल हुए वो क्या थे, वो थे ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह। वेल NFE वाले जो थे मेनली, NDF में ये वो आगे मेनली NFE वाले, है ना, फाइबर वाले, हेमीसोल्यूलोज, सेलुलोज, लिग्निन और सिलिका, ये सब कुछ आ गए। अब फिर उसने क्या किया, इस NDF को उठा के बॉईल कर दिया एसिड डिटर्जेंट में, H2SO4 वाले में, ठीक है। तो फिर एसिड डिटर्जेंट फाइबर और एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल अलग अलग हो गया। तो इसमें सोल्यूबल जो सोल्यूबलाइज हुआ ना वो हेमीसोल्यूलोज हो गया। पता है क्या क्वेश्चन आता है, मैं पिछले लेक्चर में क्वेश्चन की बात कर रही थी ना, इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है NDF, जो NFE वगैरह अलग हो गए, माइनस में ADF, हाँ ADF होता है। तो क्या बचा, ADS बच गया। ADS ऑप्शन में नहीं होता, ऑप्शन में होता है हेमी सेलुलोज, क्योंकि यह हेमी सेल्यूलोज ही है जो कि सॉल्यूबल है और जो बच जाता है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, फाइबर के अंदर आ जाते हैं। फाइबर के अंदर क्या क्या आते हैं ये भी पूछ लेते हैं, सेलुलोज, लिग्निन और सिलिका, ठीक है। यहाँ तक आई मेरी बात समझ में। अभी इस पॉइंट की मैं पिछले लेक्चर में भी बात कर रही थी कि NFE एक ऐसा ओनली प्रॉक्सिमेट एनालिसिस था जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, एनालाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ कैलकुलेट हो सकता है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था ये सब चीज़ें माइनस हो जाती हैं कि NFE% ऑन DM बेसिस कितना आ जाता है, ड्राई मैटर बेसिस पे ही है ना, 100 लिख दिया मैंने। NFE% ऑन ड्राई मैटर, क्यों, तो वाटर तो आएगा ही नहीं। तो फिर 100 माइनस में बच गए 5 में से एक तो ये NFE हो गया, तो 4 ही माइनस करने हैं। दैट इज़ क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट प्लस में ऐश, इन सब की परसेंट है, ठीक है। यहाँ तक बात आई समझ में। तो इसको हम लोग कह देते हैं NFE। अभी ये निकालना भी आ गया, NFE% में सारे परसेंट को 100 से माइनस कर दो, है ना। फीड कंटेनिंग मॉइस्चर मोर देन 14% कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। क्यों, फर्मेंटेशन हो जाती है। इतना ज़्यादा तुम गिली सी चीज़ स्टोर करके रखोगे, ऐसे ही गिली वाली सब्जी, वो ख़राब हो जाती है, फंगस भी लग जाती है उसके अंदर, है ना। मोर देन 14% मॉइस्चर है तो उसको नहीं रख सकते। वैसे हे में होता है ना 12 से 14%, बस हे से ऊपर जिस भी फीड में मॉइस्चर है ना वो स्टोर नहीं करा जा सकता ज़्यादा दिन तक, ठीक है। अभी क्रूड प्रोटीन क्या रहता है, बहुत लोगों को रहता है क्रूड प्रोटीन, ट्रू प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन में सब आ जाता है, इसमें आ जाता है ट्रू प्रोटीन प्लस में NPN, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, यूरिया वगैरह जो होते हैं। फॉर एस्टिमेटिंग प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फीड, तो कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं,
स्टुट्जर्स रिएजेंट जो कि अल्कलाइन है CuSO4। अब ये विंडी में देखा था हमने प्रोटीन की एस्टिमेशन के लिए जेल्डाल्स मेथड था, जो कि कुछ नहीं था, क्रूड प्रोटीन क्या रहता है, इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट आ रहा था ना उसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, यही था। अभी क्रूड प्रोटीन देख लिया हमने, ये होता है, और इसमें रिएजेंट क्या डलता है, एल्केलाइन होता है। स्टुअर्ट लिटल देखा है ना, तो वैसे ही याद कर सकते हैं, स्टुट्जर्स रिएजेंट। ये क्या है, एल्कलाइन है, क्या है, कॉपर सल्फेट है ये। फॉर कैलकुलेटिंग क्रूड प्रोटीन हम दो चीज़ें एज्यूम करते हैं। मैंने अभी वही बताया कि 16, हाँ वो पिछली बार 14% कही जा रही थी ना, मैं वो 16% था। 16% नाइट्रोजन होता है, तो उसको इसे डिवाइड करें तो 6.25 होता है। पिछली वीडियो में 14 से डिवाइड करके किया था तो गलत आ गया था, 16% है। ऑल नाइट्रोजन ऑफ फूड कम्स फ्रॉम ट्रू प्रोटीन। सारा का सारा नाइट्रोजन जो है वो ट्रू प्रोटीन से आते हैं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? तो TDN क्या है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट, CP, CF, NFE और ईथर एक्सट्रैक्ट। इसमें 1, 2, 3, 4 टोटल 6 होते हैं ना। वाटर तो क्यों ही लेंगे और ऐश भी क्यों ही लेंगे, तो यही सब आ गया। और ईथर को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रखा है, ये भी आ जाता है, मैच द कॉलम में आ जाते हैं ये। ठीक है, क्या है, DCP प्लस में DCP प्लस में DCF प्लस में DNFE प्लस में DEE इंटू में 2.25%। ठीक है, ये रहता है एक के, ये तो अलग हो गया TDN परसेंट से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और ये आता है, और इसमें मेनली ये पूछा जाता है 2.25% वाला है। देखो 6.25, 2.25, ये 0.25 वाला फैक्टर जो है वो जा नहीं रहा। एक चीज़ नोटिस करी है ना। अभी देखो आगे 1 kg TDN, ये उसमें आ जाता है 1 kg TDN इक्वल्स टू इतना डाइजेस्टिबल एनर्जी और इतना मेटाबॉलिक एनर्जी, ये फॉर्मूलाज ये आ जाते हैं। देखो अभी डाइजेस्टिबल एनर्जी का 4.4 टाइम्स होता है, और वाइल मेटाबॉलिक एनर्जी का 3.6 टाइम्स होता है। तो इतना समझ में आया कि मेटाबॉलिक एनर्जी बड़ी है ना। तो मेटाबॉलिक एनर्जी और डाइजेस्टिबल एनर्जी को 0.82 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, मेटाबॉलिक एनर्जी, इसका ये फैक्टर रहता है। और 1 kg TDN इक्वल्स टू 0.86 स्टार्च इक्विवेलेंट, और 0.32 kg TDN इज रिक्वायर्ड बाय द काउ फॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। कितना टोटल डाइजेस्ट 1 लीटर प्रोडक्शन के लिए कितना 0.3 kg टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। और ये लाइन मैं बोलने वाली थी कि न्यूट्रिएंट इतना कम चाहिए वाइल ब्लड इतना चाहिए, 400 से 500 ml चाहिए 1 ml बनाने के लिए, है ना। और TDN चाहिए जस्ट 0.32। काफ स्टार्टर रिक्वायर्स फॉर प्रॉपर रूमेन डेवलपमेंट एंड सक्सेसफुल वीविंग, तो क्या देते हैं, काफ स्टार्टर देते हैं। ठीक है, सिंस इनटेक ऑफ ड्राई फीड इनिशिएट्स रूमेन डेवलपमेंट एंड अलाउज अर्ली विनिंग, वही है। देखो काफ स्टार्टर देना ही पड़ता है ताकि रूमेन जो न्यू वंस होते हैं ना, जो न्यू बोर्न होते हैं, उनके अंदर रूमेन इतने अच्छे से डेवलप नहीं होता, तो उसके अंदर काफ स्टार्टर देते हैं। और सक्सेसफुल वीनिंग के लिए सिंस ड्राई मैटर भी फीड में देना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके, उसको आदत पड़ सके धीरे धीरे। ठीक है, काफ स्टार्टर में अब कितना रहता है, प्रोटीन, क्रूड प्रोटीन और डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन TDN कितना रह सकता है। देखो क्रूड प्रोटीन तो रहता है 23 से 26%, वैसे मेनली 20 से 22% था ना BIS स्टैंडर्ड का फीड का, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है प्रोटीन।
TDN तो वही 75% ही है, उसी के हिसाब से ही है। DCP है 18.5 से 19.5 तक। और काव स्टार्टर हमें कब देना चाहिए? 2 वीक ऑफ एज, 2 वीक यानी कि 14 दिन। 14 दिन के बाद काव स्टार्टर दे देना चाहिए और इतना उसका वो रहना चाहिए, ठीक है। अभी मेटाबॉलिक वाटर, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था शायद, अपन ने किसी में तो पढ़ा है कि कितना वाटर प्रोड्यूस होता है बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अभी वाटर कितना होता है कि 5 से 10% टोटल जो हम इंटेक करते हैं ना न्यूट्रिएंट का, उसका मेटाबॉलिक वाटर बन जाता है। तो ग्लूकोज और शुगर का हम देखें तो देखो सबसे ज़्यादा फैट का बनता है ऑलमोस्ट 100%, वाइल प्रोटीन का रहता है कम 0.4, सबसे ज़्यादा रहता है फैट का, प्रोटीन का सबसे कम रहता है, बीच में ये शुगर का रह जाता है 0.6, एक स्टार्च का अलग सा फैक्टर रहता है 0.56। ये बहुत सारे वैल्यूज़ से हो गए है ना। देखो एक एक वैल्यू को एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। अभी ये देखो NFE प्रोक्सीमेट एनालिसिस है, ये अपन ने देखा मोर देन 14% हो मॉइस्चर तो उसे स्टोर नहीं करते। उससे पहले कोई वैल्यू नहीं है इस लेक्चर की। अभी क्रूड प्रोटीन का फॉर्मूला देखा, देखो NFE का फॉर्मूला देखा है, इसको थोड़ा अलग पेन से करते हैं। देखो NFE वाला तो इसमें रखते हैं, एक क्रूड प्रोटीन का अपन ने फॉर्मूला देखा है ना, एक अपन ने TDN का फॉर्मूला देखा है। ये वैल्यूज़ वाले आ गए कि 16% नाइट्रोजन 6.25 का फैक्टर होता है, 4.4 डाइजेस्टिबल एनर्जी, वेल 3.6 मेटाबॉलिक एनर्जी, और ये इतना रह जाता है 0.86 स्टार्च इक्विवेलेंट। अभी 0.32 TDN किसके रिक्वायर होता है? 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, 400 से 500 ml मिल्क, 1 ml मिल्क के बनाने के लिए, और इतना काफ स्टार्टर देना पड़ता है। इसमें इतना DCP, CP, 75% TDN और 2 वीक की एज पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ये भी एक याद करने वाली, ये भी याद करने वाली हो गई, बहुत सारी हो गई याद करने वाली इसमें वैल्यूज़, है ना। कोई बात नहीं, रटेंगे। फिर आता है एनर्जी पार्टीशनिंग। अब एनर्जी को कैसे पार्टीशन करोगे? देखो सबसे ज़्यादा होती है ग्रॉस एनर्जी, ठीक है। ग्रॉस एनर्जी में से अगर हम फीकल निकाल लें, मतलब कि फीसेस उसने वॉइड कर दिए, तो उसके बाद आती है डाइजेस्टिबल एनर्जी। फीकल एनर्जी निकाल ली कि ग्रोस फीड ने जो दी थी फीसिस में चली गई, तो बाकी तो डाइजेस्ट हो गई ना फीसिस में से, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर उसमें से हमने यूरिनरी एनर्जी और CH4 निकाल दिया, तो बच गई कि बाकी तो मेटाबॉलिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ होगी। तभी मैंने बोला था डाइजेस्टिबल एनर्जी ज़्यादा है, तभी कहते हैं 1 kg TDN में कितना है? 4.4 तो डाइजेस्टिबल एनर्जी है, वाइल 3.6 मेटाबॉलिक एनर्जी होती है। कम हो गई ना ये, क्योंकि इसमें यूरिन वाला तो पोर्शन ही नहीं है, और इसका फॉर्मूला भी क्या था? मेटाबॉलिक एनर्जी कम है तो मेटाबॉलिक एनर्जी इक्वल्स टू 0.82 डाइजेस्टिबल एनर्जी, ठीक है। अभी मेटाबॉलिक एनर्जी में से जब हम ये निकाल देते हैं, ये पता नहीं इन्होंने क्या माइनस कर रखा है, ये HF HNM, वैसे यहाँ पे ना वो होता है HI होता है, हीट इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। हीट इंक्रीमेंट जो बॉडी में हीट इंक्रीमेंट प्रोडक्शन होती है ना, वो माइनस किया जाता है ना, तो यहाँ पे हीट इंक्रीमेंट आएगा। फिर जो बच जाती है वो बच जाती है नेट एनर्जी, ठीक है। उसमें से भी डिवाइड हो जाता है NEP फॉर प्रोडक्शन और M फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। P अलग है, मेंटेनेंस अलग है। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है कि जो ये आ गया
कि एच आई वो हीट इंक्रीमेंट था, एच एफ और एच एन एम क्या होता है? एच एन एम है हीट ऑफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, कि उससे जो हीट निकली, और दूसरी फर्मेंटेशन से जो हीट निकली। ठीक है, आ गया समझ में? मेरे को भी आ गया अब समझ में, क्योंकि बुक्स में हर जगह हीट इंक्रीमेंट ही लिखा है और पेपर में भी एच आई आएगा, ये एच एफ एच एन एम नहीं आते हैं। चलो कोई बात नहीं। फिर आता है, देखो ये 4 तरह के लॉस होते हैं, फिकल लॉस, यूरिनरी लॉस हुआ और प्लस मीथेन, ये दोनों एक में थे, है ना। और फिर ये एक और है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू, ये अलग से है। अभी फिकल एनर्जी लॉस जो है वो है लॉस पर यूनिट फीड इनटेक इंक्रीजेस विद द लेवल ऑफ फीडिंग। वो तो पता ही है, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा ही फीसेस निकलेगा, है ना। अगर रफेज की अगर हम बात करें और कंसनट्रेट की, तो रफेज में 40 से 50% जो ग्रॉस एनर्जी इनटेक है, और कंसनट्रेट में 20 से 30% ऑफ ग्रॉस एनर्जी इनटेक। वाइल हॉर्स में क्या रहता है, 35 से 40, पिग में रहता है 20। देखो इसको सबसे पहले ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं, सबसे कम लिखते हैं या सबसे ज़्यादा लिखें? पहले सबसे ज़्यादा लिखते हैं, 40 से 50, दूसरा 35 से 40, है ना। तीसरा लिख देंगे 20 से 30, वैसे ये वही रेंज है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और एक लास्ट आ गई 20 की, है ना। ये होगी पिग की, ये हो गई, ये वाली हो गई कंसंट्रेट की, कंसंट्रेट की, रूमिनेंट्स की, ये दो रूमिनेंट्स की। अब बीच वाली किसकी होगी? हॉर्स की। और ये सबसे ज़्यादा किसकी होगी? रफेज की। जो फिकल एनर्जी लॉस है, ये कह रहा है, देखो कईयों को नहीं समझ में आया होगा कि इतना परसेंट जो है वो लॉस हो जाता है ग्रॉस एनर्जी इनटेक्स का। रफेज अगर खिलाया है तो देखो 40 से 50% बाहर ही निकलेगा, क्योंकि वो रफेज है, उसमें इतना एनर्जी नहीं होता है। वेल कंसनट्रेट में एनर्जी ज़्यादा रहता है, अपन ने कल भी पढ़ा था, तो 20 से 30% है। हॉर्स में क्या होता है, कम बाहर आता है, वाइल पिग में और भी कम, वो से यूटिलाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाता है पिग फीड को। अभी यूरिनरी एनर्जी लॉस जो है वो बस 2 से 3% पिग में और 4 से 5% रूमिनेंट्स में। ठीक है, और मीथेन वाला 7%। मीथेन कंटेन 13.34 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम की बात हो रही है। ये 1 ग्राम मीथेन में 13.34 किलो कैलोरी एनर्जी रहती है। फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू क्या रहती है? पोर्शन ऑफ ग्रॉस एनर्जी विच इज़ अवेलेबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी। ठीक है, मतलब कि जो ग्रॉस एनर्जी जो फीड की है उससे ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी लग रही है, वही है फ्यूल ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आप एक्टिवा में भी देखें, है ना, तो फ्यूल पड़ता है, वही ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी का, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी की कराने के लिए कितना पोर्शन ऑफ ग्रॉस एनर्जी हो रहा है, तो इट इज वॉज गिवन बाय एटवाटर। ठीक है, एटवाटर ने इसको दिया। ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछ भी लेते हैं, फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू किसने दी? फ्यूल वैल्यू पानी ने दी। ऐसे याद करने का इसका तरीका है ना। अभी फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू कितना होता है कि डाइजेस्टिबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और जो आ जाता है वो आता है फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू। कितना डाइजेस्टिबल होगा वही तो यूज़ होगा आगे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, है ना। तो फिर अभी ग्रोस एनर्जी देखो, कार्बोहाइड्रेट किलो कैलोरी पर ग्राम देख रहे हैं। वैसे जैसे अपन ने ये देखा था पर ग्राम में देखा था ना, वैसे ही देखो सबसे ज़्यादा ग्रोस एनर्जी किससे मिलेगी? फैट से। ठीक है, शुगर वो फैट वाला कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। प्रोटीन में एनर्जी होगा, सबसे कम एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, वो रफेज कंटेंट ज़्यादा रहता है ना। तो 9.4, देखो कितनी सारी वैल्यूज़ याद करनी पड़ गई ना, 4.4,
4.15। अभी इसके डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट देखें तो फैट सिर्फ और सिर्फ 95% डाइजेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसका 98%, ठीक है। और प्रोटीन का जो है वो है 92%, और फैट का सबसे 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 कम नहीं बीच का कितना 95%। ये हो गया 9.4 95, है ना। तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अराउंड फिजियोलॉजिकल फ्यूल वैल्यू 9 आ जाती है फैट की, बाकी दोनों की 4 ही रहती है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है लेकिन इसका डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट कम है। अभी इस वीडियो में ना अपन ने बहुत सारी वैल्यूज़ पढ़ ली, बहुत ही सारी पढ़ ली कि ये डिटर्जेंट मेथड देखा, एक बार रिवाइज भी कर चुके हैं ना अपन वैल्यूज़। 14% वाला, 10%, ये 16% नाइट्रोजन फैक्टर, इतना स्टार्च इक्विवेलेंट, कितना पानी वाला निकलता है, देखो ये भी याद करना है। चलो ये तो फिर ये भी याद करना था कि बस इसमें यूँ करना था 20, 20 से 30, 35 से 40, 40 से 50, और फिर यूरिनरी एनर्जी वाला 2 से 3, 4 से 5 और 7% किसका, CH4 मीथेन का। और इसमें भी 13.34 याद रखना था वैल्यू, है ना, एटवाटर ने दिया है। इसका हमें वो डाइजेस्टिबल ग्रॉस एनर्जी डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा, किसका क्या रहता है, फैट का 9 रहता है, कितना डाइजेस्टिबल कोफिशिएंट रहता है। तो याद करने की कोशिश करेंगे, 1-2 बार ये वीडियो देखेंगे ना तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। 1-2 बारी देखोगे फिर दिमाग में पड़ेंगी, याद होनी शुरू होएगी। 3-4 बारी देखना है वीडियो, फिर तुम्हें जाके याद होएंगी। चलो कल मिलते हैं इससे आगे वाली वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग फीडिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, स्ट्रोवर्स वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।